नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कुल मिला के जो फैक्ट वाले पॉइंट हैं 7-8 टॉपिक हैं, जिसको आज ही क्लास हम लोग पूरा कर लेंगे। जो हमारा आखिरी टॉपिक बचता है मापन। अब देखिए, मापन के बाद समय है और भार है, उन दोनों को भी हम यहीं कंप्लीट कर देंगे। यानी कि आज की क्लास के बाद हमारा जो थियोरेटिकल सेक्शन है या कह लीजिए मैथमेटिक्स की जो क्लास सिलेबस वाइज है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके पश्चात हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नपत्रों को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये प्राइमरी के मैथमेटिक्स खत्म हो रही है। अपर लेवल के मैथमेटिक्स में कुछ और अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम लोग प्राइमरी पढ़ रहे थे तो प्राइमरी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसके पश्चात अगर समय प्राप्त होता है या मिलता है और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा, हम अपर के भी जो 4-5 पॉइंट बचेंगे उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मापन। उसके विषय में जरा हम समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मापन की परिभाषा की बात करें तो मापन होता क्या है। कोई भी भौतिक राशि हो, किसी भी अज्ञात भौतिक राशि का ज्ञात मानकों से, ध्यान समझिएगा, किसी भी अज्ञात भौतिक राशि का ज्ञात मानकों से मापन और उन्हें संख्या में व्यक्त करना ही क्या है, मापन है। ठीक है, संख्या में व्यक्त करना क्या है, मापन है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मापन की। देखिए, छोटे स्तर पे जो छोटे बच्चे होते हैं या कह लीजिए प्राथमिक स्तर पे हम बच्चों को मापन कैसे सिखाएंगे या मापन की प्रणाली से उन्हें कैसे परिचित कराएंगे, तो प्राथमिक स्तर पर क्रम क्या होना चाहिए, जरा हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों को तुलना करना सिखाना है। क्या सिखाना है? बच्चों को तुलना करना सिखाना है। जैसे बच्चे को बताना, देखो बेटा, ये छोटी चीज है, ये बड़ी है। कोई चीज जैसे ये हल्की है, ये भारी है, और कोई दूर है, कोई पास है। तो कहने का तात्पर्य यह है, सबसे पहले बच्चों में मापन सिखाने से पूर्व पहले उन्हें तुलना करना सिखाना चाहिए। बच्चे देख के बता पाए कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हल्का है, कौन भारी है, कौन लंबा है, कौन छोटा है। इस प्रक्रिया को बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। जब बच्चे इस प्रक्रिया को सीख लेंगे, उसके पश्चात दूसरा स्टेप है अमानक इकाई का प्रयोग। अब समझिएगा इसका अर्थ क्या है। अमानक इकाई का प्रयोग ये है, बच्चे को नापने के लिए उसके बीते से नपवाइए, मतलब बित्ते से नपवाइए, हाथ से नपवाइए, पेन से नपवाइए, छड़ी से नपवाइए। कहने का तात्पर्य यह है, वस्तुओं को मापन सिखाने से पहले बच्चों को तुलना करना सिखाइए। उसके पश्चात बच्चे से बेटा ये मार्कर से बताओ ये बोर्ड कितना लंबा है, तो अपना वो नापेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बताएगा कि 5 है, 6 है। अच्छा, हाथ से नापो, तब वो हाथ से नापेगा, 1 है, 2 है, 3 है। आपका नहीं बेटा, ऐसे नापो, 4 उंगली से ऐसे ऐसे नापो, ऐसे। तो कहने का तात्पर्य यह है, अमानक इकाइयों से बच्चे में मापन की जरूरत या बच्चे में मापन की संकल्पना को समझाना। जब बच्चा अमानक इकाई से धीरे धीरे चीजों को सीख जाए, उसके पश्चात अब बच्चे को मानक इकाइयों के विषय में जानकारी देना। मानक इकाइयों की बच्चे को जानकारी देना। अब ये मानक इकाई क्या है ये तो आप भी जानते हैं। जैसे मानक इकाई मतलब जैसे लंबाई के लिए बच्चे को बताना, मीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? लंबाई के लिए। किलोग्राम का प्रयोग करते हैं भार के लिए। सेंटीमीटर भी एक कह लीजिए दूरी का मापन है। तो बच्चों को मापन की इकाइयों से परिचित कराना तीसरा स्टेप है। और आखिरी स्टेप है इकाइयों का रूपांतरण। अब लास्ट में बच्चों को सिखाना है इकाइयों का रूपांतरण। रूपांतरण मतलब कैसे परिवर्तन होता है। जैसे बच्चे को यह सिखाना कि 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बताओ बेटा 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो आपको बताएगा 5 का गुणा करके कितना होता है, 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताब ने मापन को सिखाने के लिए ही 4 क्रम बताए हैं। बच्चों को आपको जब भी मापन सिखाना होगा, आप इन 4 क्रम से मापन को सिखा सकते हैं। जैसे पहला आपको ये करना है, वस्तु की तुलना से करना सिखाना, छोटा बड़ा, हल्का भारी, लंबा चौड़ा। उसके पश्चात बच्चों को अमानक इकाई, जैसे वित्त, मक्खी परेशान करी, वित्ते से नापना, पेन से नापना, पेंसिल से नापना, मार्कर से नापना, किताब से नापना, तमाम प्रकार की अमानक इकाइयों से बच्चों को सिखाना। इसके पश्चात मीटर यानी कि मानक इकाइयों के बारे में बताना, और आखिरी में आपका आता है इकाइयों का रूपांतरण। ठीक है, एक इकाई का दूसरी इकाई में कैसे बदलाव करते हैं, इस चीज के विषय में या इसके बारे में बच्चों को बताना। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मापन के इस क्रम को समझाने के पश्चात अब हमारा मापन की इकाई का जो हमने रूपांतर देखा, इसको जरा समझिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत तगड़ा पूछता है। ठीक है, देखिए, तो मापन की इकाइयों को समझने के लिए मापन के स्केल को जरा हम समझते हैं। इस स्केल को बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए, इस स्केल में सर्वप्रथम प्रयोग होता है किलो का, किसका? किलो का। फिर प्रयोग होता है हेक्टो का, किसका? हेक्टो का। फिर प्रयोग होता है डेका का, किसका? डेका का। फिर प्रयोग होता है आपका, देखिए, अगर मीटर है तो मीटर, किलोग्राम वाला मैटर चल रहा है तो ग्राम, ठीक है, और अगर लीटर में चल रहा है तो लीटर, इसका प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात अब हम इस तरफ जा रहे हैं तो डेसी, डेसी, फिर सेंटी, फिर सेंटी, और फिर आपका आखिरी में आता है मिली, आखिरी में आता है आपका मिली। ठीक है, अब समझिएगा बात को, समझाना क्या चाहते हैं हम आपको। देखिए, इस मापन इकाई को समझने का तात्पर्य यह है कि जनरली हम लोग लंबाई को किस में माप के चलते हैं? मीटर में, और अगर हम धारिता को कहें तो लीटर में, और वजन को कहें या भार को कहें तो हम ग्राम में मापते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ, तो प्रत्येक चरण में हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक चरण में हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो प्रत्येक चरण में हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक चरण में हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। क्या? अभी समझाते हैं हम आपको। जैसे समझिए, किसी एक को ले लीजिए, चलिए मान लीजिए हम ग्राम को ले लेते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा, बाकी सेम होगा। ये हुआ किलोग्राम। अब हम आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। अच्छा, ग्राम यहां पे है, किलो यहां पे है, जरा गौर कीजिएगा। हमने क्वेश्चन किया कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। हमने क्या कहा? जितना उधर भागेगा, जितना उधर भागेगा आपको क्या करना है? 10 से गुणा करना है। ग्राम के बारे में पूछा है तो देखिए 10 10 10 यानी कि 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हमको पता चलेगा? देखिए, जब भी हम छोटे से बड़े में जाएंगे, जब भी हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमें 10 से भाग करना होगा। क्या करना होगा? भाग। और जब भी हम बड़े से छोटे में आएंगे तब हमें 10 से गुणा करना होगा। अब अगर ये क्रम आपको याद रहेगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। इस क्रम को अगर आप इधर से याद करना चाहते हैं तो घटते क्रम में है, और अगर इधर से याद करना चाहते हैं तो बढ़ते क्रम में है, आपके ऊपर है। अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं, मतलब मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, तो इधर का क्रम क्या हुआ? बढ़ने का। और अगर आप इधर से याद करना चाहते हैं तो ये घटने का क्रम है। अगर आपको ये क्रम याद रहेगा, आराम से आप राशियों का रूपांतरण कर लेंगे। जैसे हमने कहा, आप बताइए
एक डेसी में कितना मिलीलीटर या कितना मिलीग्राम या कितना मिलीमीटर होता है, कैसे पता प्राप्त करेंगे। ये हुआ डेसी, यहां पे है एक डेसी, यहां पे है मिली। ध्यान दीजिएगा 10 10 दो ठो क्रॉस किए, यहां तो चली रहे ना, 1 2 दो ठो क्रॉस किए हैं, मतलब 10 10 100 का डिफरेंस आएगा। लेकिन अब हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे, कैसे प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने ये क्रम याद किया है तो आप ये समझ रहे हैं कि मिली और डेसी, बड़े वाले से हम छोटे वाले की तरफ चल रहे हैं, बड़े वाले से छोटे, यही ना आपसे पूछा है। पूछ रहा है कि डेसी से मिली जाइए, तो बड़े वाले से छोटे में जा रहे हैं, बड़े वाले से छोटे में जाएंगे तो गुणा कर देंगे, तो एक डेसी बराबर सीधा डायरेक्ट हो जाएगा 100 या 100 मिलीलीटर। बताइए कोई दिक्कत हो तो ये क्रम अगर आपको याद रहेगा, आप आराम से किसी भी राशि का रूपांतर आसानी से कर लेंगे। फिर से ध्यान समझ लीजिएगा, हमको क्या करना है, हमको क्रम को पकड़ना है। कैसे, किलो हेक्टो डेका मीटर या ग्राम, ऐसा समझिए, किलोग्राम हेक्टाग्राम और डेकाग्राम ग्राम, फिर उसके बाद डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम। अब ये क्रम आपको याद रहेगा, ऊपर से नीचे सबसे बड़ा किलो ही होता है, तो ऐसे पकड़ लीजिए, किलो से हमें ग्राम की तरफ चलना है, ग्राम तक जाएंगे तो 3 घर आ जाएंगे, 3 घर जाएंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर ये क्रम आपको याद रहेगा, आप आराम से रूपांतरण कर लेंगे, और जरूरी भी है, नहीं तो फंस जाएंगे आप। जैसे देखिए, अब चलिए एक सवाल और समझते हैं। हमने कह दिया कि बताइए एक डेसी में कितना हेक्टो होता है या कितने हेक्टोग्राम होते हैं, एक डेसी ग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है। अब देखिए बात समझिए, डेसी हेक्टो, हम उस तरफ जा रहे हैं ना, देखिए अब गौर कीजिएगा, हम इधर जा रहे हैं। हमने कहा था छोटे से बड़े में जाएंगे तो हम भाग करेंगे 10 से, प्रत्येक स्टेप में 10 से भाग करेंगे। देखिए यहां तो उड़ा ही है, 1 2 3, 3 बार उधर गया है, मतलब 10 10 10 यानी कि 1000। तो हम क्या करेंगे, 1/1000 से भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 1 डेसी ग्राम बराबर 1/1000 हेक्टोग्राम होता है। इसी का उल्टा पूछ लें, 1 हेक्टोग्राम बराबर 1000 डेसी ग्राम होता है। क्लियर। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, चलिए मापन के, देखिए ये क्रम आपको याद है, ये क्रम अगर आपको याद रह गया तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मापन के संदर्भ में हमें केवल इतना ही पढ़ना था, लेकिन हमने आपसे अभी कहा कि मापन के विषय में हम आपको बताएंगे समय और भार के बारे में। भार तो मैंने आपको बता ही दिया, किलोग्राम ग्राम क्या होता है। एक बार हम और आपको छोटा सा जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब आती है बातें मापन की, जो विभिन्न तरीके हैं या मापन की जो प्रकार है, जिसको हमें नापना है, जिसको हमें समझना है, जरा हम उनको समझ लेते हैं। देखिए बात करें मापन की, तो मापन में सबसे जो पहले आता है भार आता है। भार की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 किलोग्राम को क्या कहते हैं, 1000 ग्राम कहते हैं। 1/2 किलोग्राम हो जाएगा तो 500 ग्राम हो जाएगा। 1/4 केजी हो जाएगा तो 250 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए भार के बात करें, भार के बाद अगर हम बात करें लंबाई की, किसकी, लंबाई की, तो देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। वही हम बात करें, देखिए अब इन्हीं दोनों को फिर कहानी वही आती है रूपांतरण वाली बात। जितना रूपांतर आपको बेहतर तरीके से आएगा, उतना अच्छे से आप चीजों को सीख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं धारिता की। ये थोड़ा सा नया है, इसको जरा समझिएगा। देखिए धारिता की बात करें तो 1000 मिलीलीटर, देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ये 2 पॉइंट जरूरी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर।
ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है अक्सर कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। अगर आपसे कह रहा है कि किसी बर्तन की आयतन 1 मीटर क्यूब है तो समझ जाइए कि वो 1000 लीटर की बात कर रहा है। या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मिलीलीटर की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? तो धारिता में ये थोड़ी सी चीजें आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 500 मिलीलीटर मतलब कितना? अरे भाई आधा लीटर ना, यहां से 1 लीटर बराबर 1000 है तो 500 बराबर आधा हो जाएगा, और 250 कह दिया तो 1/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये कन्वर्जन जो लॉ था मैंने आपको पीछे ही समझा दिया, यानी कि लंबाई, धारिता, भार, इन सब का मापन हम जो हमारी सारणी थी उसके अनुसार हम याद कर सकते हैं। सारणी क्या थी? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर रहेगा तो मीटर, लीटर तो लीटर, ग्राम तो ग्राम, फिर उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली। ये क्रम आपको याद रहेगा तो आप आसानी से चीजों को कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज, समय, इसको हमने अलग किया क्योंकि यहां से आपको सवाल बहुत तेज समय पूछ रहा है, इसलिए समय को जानना हमें बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। देखिए समय की सबसे पहले बात करते हैं, समय की इकाई की, तो सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। सिंपल सी बात है, सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट होता है या 3600 सेकंड होता है। वही बात करें 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है या 3600 सेकंड, और 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 हफ्ते में कितना दिन होता है? 7 दिन। उसके बाद में अब हम बात करते हैं यहां से सवाल कैसे कैसे पूछता है। देखिए यहां से सिंपल एक सवाल बहुत बहुत ज्यादा पूछता है कि राम 8:15 चला, 15:20 पहुंचा तो कितने घंटे में पहुंचा। या कह देगा कि एक ट्रेन 9:10 छुटी है, 12 घंटे बाद वो पहुंचती है तो कितने बजे पहुंची है। तो ये तो आप सिंपल समझ रहे होंगे कि जोड़ जोड़ के लगा लेंगे, लेकिन आपसे पूछेगा कितने बजे पहुंची, ऑप्शन देगा 22 बजे, 23:30 बजे, 24:30 बजे, 15:30 बजे। तो आप सोचेंगे हैं ये 12, 13, 15 कहां से आया। उसी को हमें समझना है, उसी को हमें समझना है। चलिए समझते हैं। देखिए अगर आप सिंपल बात करें घड़ी की, देखिए सिंपल बात करें अगर घड़ी की, तो आप जानते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही सिंपली घड़ी होता है जो हम जानते हैं। लेकिन देखिए एक बार ये घड़ी दिन में पूरा घूमती है, फिर एक बार ये रात में घूमती है, यानी कि पूरे के पूरे अगर एक दिवस की बात करें तो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तब होते हैं 24 घंटे। रात में ध्यान दीजिएगा, रात में 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद घड़ी की शुरुआत 1 से होती है। वही दिन की बात करें, दिन में 12 बजे के बाद घड़ी की शुरुआत 13 से होती है, लेकिन हमारी घड़ी में 12 घंटा का होता है तो हम ये कह देते हैं कि 1 बज रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि 12 के बाद बजता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, या इसी को 00 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 24 घंटे का फॉर्मेट, ये हुआ 12 घंटे का फॉर्मेट। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे या 11:59 लिख लीजिए, कितना? 11:59 के समय को हम AM कहते हैं। क्या कहते हैं? AM। वही दिन के 12 बजे से समय को लेकर के रात के 11:59 समय को PM कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि दोपहर के 2 बजे हैं, अब बताओ AM की PM, तो आप समझ जाइए दोपहर के मतलब दिन वाला 12, 12 के बाद PM आएगा। ठीक है,
क्या आएगा, PM। ध्यान दीजिएगा, दिन के 12 बजे के बाद और रात्रि के 12 बजे से जस्ट पहले तक PM चलता है, वही रात के 12 बजे के बाद दिन के जस्ट 12 बजे से पहले AM चलता है। ठीक है, 12 बजे के AM और 12 बजे के बाद PM, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रहेगा। अब यहां से सवाल कैसे पूछता है, आपसे सवाल पूछता है यात्रा की कुल अवधि बताइए, यहां से आपको पगलवा देगा, कुल अवधि बताइए। देखिए अब इस चीज को ध्यान रखिए, सबसे पहला चीज स्टेप 1, आपको समय को, ध्यान दीजिएगा, समय को 24 घंटे फॉर्मेट में बदलना है। 24 घंटे का जो फॉर्मेट रहेगा उसमें बदलना है। और स्टेप 2, यदि अगले दिन यात्रा पूरी होती है तो पहुंचने वाले समय में 24 घंटा जोड़ देते हैं या जोड़ते हैं। बात समझ में आई? जैसे हमने कहा कि आज हम 11 बजे चले, कल 3 बजे पहुंचे, तो आपको 24 घंटा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आज 11 बजे चले थे, तो आज के बाद फिर 11 बजा होगा तब हम पहुंचे हैं, तो 24 घंटे आपको जोड़ना होगा। उसके पश्चात हम घटा करके समय निकालते हैं। क्या करके? घटा करके समय निकालते हैं। जैसे यात्रा का कुल अवधि का सूत्र होता है पहुंचने का समय और प्रस्थान का समय। तो आप माइनस करना है आपको, जब हम पहुंचे हैं उस समय में से पहले वाले समय को माइनस कर देंगे, लेकिन 2 चीज का ध्यान रखेंगे। पहला, हमें 24 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके करना है। दूसरा, अगर वो अगले दिन पहुंचा है तो 24 घंटा हमें जोड़ना होगा बाद वाले समय में जब पहुंचा है। क्लियर होगी बातें? अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और नोट्स के लिए परेशान ना होइए, आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई समय गणना की, कोई दिक्कत नहीं है। समय को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हमने आपको बता दिया। 24 घंटे के फॉर्मेट पढ़ते हैं। दिन के जैसे ही 12 बजेंगे हम PM लिखना शुरू कर देते हैं, और 12 के बाद दिन का, ध्यान दीजिएगा, दिन का 12 के बाद उसको हम 13 भी बोलते हैं या 1 भी बोलते हैं, 14 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 15 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, ऐसे करते 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर से 1 आ जाएगा। तो रात्रि का 1 बजे वाला रियल होता है, दिन वाला रियल नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समय को पढ़ने के पश्चात देखिए अब आपका एक छोटा टॉपिक जो आपने कहा था भार रह गया है। भार में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, भार में बस वही किलोग्राम को ग्राम में कैसे करेंगे, ग्राम को इसमें कैसे करेंगे, लीटर वाला मैंने आपको बता ही दिया, धारिता वाला मैंने आपको समझा ही दिया। अब वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जब वो क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 चीजें और हैं सीटेट में बाल विकास के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से क्या है जरा समझते हैं। देखिए कुछ भ्रांतियां, बच्चे क्या होता है ना, कुछ गलतियां करते हैं मापन के संदर्भ में। बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं उसको समझिए। देखिए अक्सर बच्चे आयतन को समझ नहीं पाते। किसको नहीं समझ पाते? आयतन यानी कि धारिता को। बच्चों को अगर आप बड़े पात्र में पानी देंगे तो वो ज्यादा समझते हैं, छोटे पात्र में देंगे तो कम समझते हैं। इसलिए बच्चों को ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आपसे पूछता है कि अक्सर बच्चे मापन की कौन सी प्रणाली में कंफ्यूज होते हैं? तो धारिता यानी कि आयतन में। आयतन में बच्चे आयतन को बड़े या छोटे बर्तनों से माप लेते हैं, जो कि गलत है। इसकी धारणा को क्लियर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि बच्चे अक्सर ये समझ लेते हैं कि जिन वस्तुओं का या जिसका परिमाप बराबर है उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। जैसे इसमें अभी एक आपका था, हमें वर्ग और आयत का परिमाप भी पढ़ना था। क्योंकि हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो हम यहाँ इसको नहीं देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 है, एक आयत है जिसकी लंबाई 6 है, चौड़ाई 2 है। देखिए परिमाप निकालेंगे तो होता है 4
ए यानी कि 16 आ जाएगा, 4 चौके 16। इसका परिमाप निकालेंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई 6 2 8 दूना 16 आ जाएगा। देखिए परिमाप तो बराबर आ गया, लेकिन क्या क्षेत्रफल बराबर आएगा? 4 चौका 16 और इसका 6 दूना 12 नहीं आया ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी आयत और किसी वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिमाप और आयत दोनों अलग अलग प्रणाली है और दोनों को अलग अलग ही समझना उचित होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की मापन की क्लास, जिसमें हम लोगों ने लगभग सभी बिंदुओं को डिस्कस किया। अब चलिए हम कुछ प्रश्नों पे अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमारी समझ मजबूत हो। इसके बाद और कैसे आपको कंफ्यूज किया है लिख रहा है। अच्छा देखिए पहले हम इसको बना देते हैं। देखिए गौर से समझिएगा थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए इस सवाल में कितना बढ़िया पूछा है, दी गई आकृति के समान 5 आकार के सॉरी ध्यान समझिएगा। देखिए ये सवाल देखिए कितना बढ़िया है, लिख रहा है दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप बताइए। अच्छा देखिए कह रहा है 1 2 3 4 5 5 वर्ग हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बराबर कितना दिया हुआ है 180। ठीक है कोई बात नहीं, भुजा स्क्वायर इसको 180 को 5 से काटेंगे तो 5 या 15 5 छक्के 36 आ गया। 36 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6, यानी कि प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी है? 6 है। प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी है? 6 है। प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी है? 6 है। अब आपसे कह रहा है कि आकृति का परिमाप क्या होगा। अच्छा आकृति का परिमाप, परिमाप मतलब हमने बताया था सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए परिमाप निकल जाएगा। चलिए यहां शुरू करते हैं। 6 12 और 18 24 30 36 42 48 54 54 पर 60 6 66 और 66 और 6 72। तो सीधा सीधा आपका उत्तर आ जाएगा परिमाप बराबर 72। हमें ज्यादा टीम टाम करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछा हमने बिल्कुल वैसे ही लगा दिया, हमारा काम हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 72। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है। ओके, ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। अच्छा 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टून को आप बताइए। अच्छा बात समझिएगा, देखिए सिंपल कह रहा है, पहले समझिए। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस हम भर रहे हैं। पूरा जूस कितना है? 450 लीटर है। लीटर को पहले मिली में करिए तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 450 में 1000 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? ये इतना आ गया। ठीक है 4,50,000। तो इतना आपका आ गया मिलीलीटर। अब क्या कह रहा है, एक बोतल में इतना आ रहा है। कह रहा है कि ऐसे टोटल कितने बोतल हैं? 6 बोतल हैं। ओके, कितने बोतल हैं? 6 बोतल। अब आपसे कह रहा है कि एक कार्टून में पैक करना है, मतलब ऐसी जैसे एक कार्टून में 6 बोतल आ रहा है, तो आपको बताना यह है कि कितने हमें कार्टून चाहिए। बात समझिएगा, देखिए पूरा जूस कितना है? पूरा जूस है आपका ये, और एक बोतल में 750 भरा जा रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 6 और देखिए 0 75 450, यानी कि 6 पंचे 30 6 से 600। ठीक है कितना आया? 600 आया। अब आप कहेंगे 600 तो ऑप्शन में है ही नहीं है। अरे बाबू पूरा है, पूरा 600 बोतल लगेगा, लेकिन एक कार्टून में 6 बोतल है तो टोटल कितने कार्टून? 100 कार्टून। सिंपल।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ भाई? पूरा जूस ये था, हमने पहले निकाल लिया कि एक बोतल में 750 आ रहा है, तो पूरा बोतल कितना लगेगा? पूरा बोतल लगेगा 600। लेकिन कह रहा था कार्टून बताओ, एक कार्टून में 6 ठो बोतल, टोटल बोतल 600, तो कितना कार्टून? 100 ठो। बस सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 बजे या 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। गौर कीजिएगा। देखिए पहले समझिए, मैंने आपको बताया था फ्राइडे को ये चली है। कब चली है? 13:15 पे। और ये सैटरडे को पहुंची है। कब पहुंची है? ये 7:30 पे ये पहुंची है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब एक दिन बाद जाएगा तो बाद वाले समय में हमें 24 घंटा जोड़ देना है। मैंने आपको बताया था, तो कितना हो जाएगा? 31 घंटे 30। ठीक है, इतना बजे ये पहुंची है। अब आपसे पूछ रहा है कितना समय लगा। कोई बात नहीं, 31 घंटा 31:30 इतना समय में पहुंची है। चली कब थी? 13:15 माइनस कर दीजिए 30 15 और ये 8 हो गया, और ये 18:15 या 18 घंटे 15 मिनट बाद वो गाड़ी अपनी यात्रा पूरी की है। बताइए कहाँ दिक्कत हुआ? मैंने आपको बताया था ना, जब भी एक दिन बाद पहुंचेगा तो 24 घंटे जोड़ देना है। किसमें? बाद वाले समय में। और फिर हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है? बाद वाला समय माइनस कौन सा? पहले वाला। ये नहीं लिखा था हमने, पहुंचने का समय माइनस पहले का समय। अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सॉरी ऐड नहीं करेंगे 24। तो क्लियर हुआ? 18 घंटे 15 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम समझते हैं और उसका दम आ गया। कह रहा कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के? अरे बाप रे, देखो। अच्छा, 15 दिन में भैया एक दिन में कई घंटा होता है? 24। लेकिन कह रहा है मिनटों की संख्या के बराबर है, और एक घंटे में कई मिनट होता है? 60 बराबर। बात समझिए, 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट बराबर। कह रहा है कि कितने सेकंड, निम्न में से कितने सेकंड के बराबर है? हमने मान लिया कि x घंटे के सेकंडों के बराबर है, तो x घंटे, एक घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600। क्लियर हुआ पॉइंट? अरे बाबा, अगर मान लीजिए 5 घंटा बोलता तो 5 गुणे 3600 आप करते। हमने ये मान लिया कि x घंटे के 3600 सेकंड के बराबर ये डेटा है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1500 गुना 24 गुना 60 बटे 3600 बराबर x घंटा। यही निकालना है। 0 से 0 गया। अब इसको देखेंगे तो 6 कम 6 और ये 6 छक्के 36, 60 आ गया। 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 छक्के 24, कितना आ गया? x घंटा, यानी कि 6 घंटे। तो 6 घंटे होंगे। क्लियर हुआ आपको पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे सवाल पूछा था हमने वैसे कर दिया। सिंपल बोला था कि 15 दिनों में जो घंटे होते हैं उनमें जो मिनट होगा वो किसके सेकंड के बराबर होगा। तो हमने सिंपल कर दिया, 15 दिन में 24 घंटा और एक घंटे में 60 मिनट। ये एक समीकरण ये बन गया। दूसरा ये हमने मान लिया कि x घंटे के 3600 सेकंड के बराबर होगा, तो 6 घंटे ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल को सिंपल करिए। सवाल को जितना सिंपल करेंगे उतना तेजी से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मजेदार सवाल है। क्या कह रहा है, कहां गया? हरीश ने 18:40 बजे 18:40 मतलब 18:40 बजे हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय, मैंने आपको क्या बताया था? अगला दिन नहीं हुआ है तो सीधा माइनस कर दीजिए। 22:20 पे वो पहुंचा है और 18:40 पे वो चला था। सीधा माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आपके पास दुविधा आ गई। देखिए 0 तो हो गया, इसमें से ये घटेगा नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, जब इससे उधार मांगेगा ना तो गणितीय नियम नहीं है कि 1 देगा, नहीं,
इससे जब उधार मांगेगा तो पूरा पूरा 1 घंटा दे देगा। जब ये 1 घंटा देगा तो ये बचेगा 21 घंटा, और ये पूरा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट दे दिया, ले जाओ आजाद हो जाओ। तो ये 20 मिनट और 60 मिनट इसके पास आ गया, कितना हो गया 80 मिनट। 80 मिनट में से 40 मिनट माइनस करिए, 40 बचा, और 21 में से 18 माइनस कीजिए 3 घंटा 40 मिनट। यात्रा में कितना लगा 3 घंटा 40 मिनट। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चीजों को समझेंगे, गौर करेंगे तो आराम से चीजें हो जाएंगी, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, मजेदार सवाल है, समझते हैं इसको, कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप के वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही नहीं है। अब बात समझिए, इस सवाल को लगाने के लिए अगर आप एक्स वाई मान के करेंगे तो काफी समय लगेगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना बढ़िया सवाल लगेगा। ये कह रहा है कि 200 मिलीलीटर का एक बर्तन है, दूसरा बर्तन 300 मिलीलीटर का है। अब इन दोनों से हमें 2000 को पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे, बात समझिए। अगर हम 4 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या पूरा हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8, कितना आया 800, 4 तिया 1200, बिल्कुल पूरा होगा। यानी कि पहला वाला तो राइट है, तो इसको तो हम गलत नहीं कर सकते, ये वाला बिल्कुल सही हो गया। दूसरा वाला 7 और 2, देखिए 7 दूना 14 ml, और इधर 2 तिया 6, 14 6 20, ये भी हो गया। तो दूसरा वाला भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है 6 और 3, देखिए 6 दूना 12 और 3 तिया 9, 12 9 21 हो गया, और यही हमारा गलत है। यानी कि ये जो जोड़ा है 6 और 3 का, इससे हम 2000 लीटर नहीं भर सकते। तो देखिए ऑप्शन से ही हमने निकाल लिया। अगला वाला भी चेक कर लीजिए, 1 और 6 है, 1 मतलब 200, 200 आया, और 6 का 1800 आया, तो 18 और 2 20 हो गया। यानी कि बाकी जो पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन है उससे हम बर्तन को उन बर्तनों से हम इसको भर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड नंबर है उससे हम भर नहीं सकते। क्लियर हो गया आपको? तो आपने ऑप्शन से ही क्वेश्चन को धीरे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। चलिए अगला सवाल समझते हैं। तो देखिए ऐसे ही सवाल आपको आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल करके परेशान करेगा, बाकी कठिन नहीं रहेगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पे, ध्यान दीजिएगा 23 मई को चली है। कब चली है? 23:40, यानी कि रात में चली है। और पहुंचती कब है? 1 जून 2020 को। अच्छा, 1 जून को पहुंची है, 1 जून को पहुंची है। कब पहुंची है? 5:30 बजे, 5:30 बजे या 5:30 बजे पहुंची है। ठीक है, जब 5:30 लिखेगा मतलब समझिएगा सुबह का 5 बजे। शाम का 5 बजे लिखता ना तो वो कहता है कि शाम को पहुंची है, या कहता है कि 12 5 17 बजे पहुंची है। तो सिंपल समझिए क्या कह रहा है। अच्छा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 23:40 पे चली है 30 तारीख को, 1 तारीख को पहुंच रही है, और मई का महीना है तो आपको पता है मई में 31 भी आता है। तो ये 30 को तो चली थी, जरा गौर कीजिएगा 23:40 है, 30 तारीख को ये मात्र 20 मिनट जब चली होगी तभी बच गया होगा, 31 तारीख आ गया होगा। कैसे? 23/24 यानी कि रात के 12 बज गए होंगे, और वहां से 31 तारीख स्टार्ट हो गया होगा। तो 20 मिनट चला ये 30 तारीख को, फिर 24 घंटे चला पूरा का पूरा 31 तारीख को, और 1 तारीख को चला है 5 घंटे 15 मिनट चला है। पूरा समय हमसे पूछ रहा है, जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 24 घंटा 20 मिनट, और इधर है 5 घंटा 15 मिनट। तो जोड़ दीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। पूरी यात्रा जो रही 29 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये रही आज की हमारी मापन की क्लास। आपको प्राइमरी स्तर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके हम लोग प्रैक्टिस पे चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अपर की मैथमेटिक्स बतानी चाहिए तो बताइएगा, उसकी भी प्रैक्टिस हम करवा देंगे, और वहीं पे सारी थ्योरी भी सुना देंगे, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
आप देखिए मैंने आपको वादा किया था, समय मैंने सिलेबस को खत्म करा दिया, सिलेबस खत्म हो गया, पूरी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। आज भी 16 तारीख है, अभी भी हमारे पास 20-22 दिन बचता है। ईवीएस की क्लास भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर हम दबा के प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।